आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं BHIC 110 यूनिट 6 प्रशासन और विधि। हमारे इसमें इस वीडियो में रहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा पृष्ठभूमि से, इसके अंडर हम करेंगे 2 पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट रहेगा प्रशासन संबंधी ब्रिटिश विचार और सेकंड पॉइंट रहेगा अंग्रेजों के स्वार्थ। सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा संस्थागत संरचना। इसके अंदर हम 3 पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट रहेगा न्यायिक व्यवस्था, सेकंड पॉइंट रहेगा प्रशासनिक व्यवस्था और थर्ड पॉइंट रहेगा भारतीय भागीदारी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रशासन संबंधी प्रशासन संबंधी ब्रिटिश विचार। अंग्रेजों ने एक एकाएक और शून्य में नई प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था लागू नहीं की थी। वह यह व्यवस्था लगभग 8 दशकों के प्रयत्न का परिणाम थी। यानी कि अंग्रेजों ने 8 वर्षों लगभग 80 वर्षों का यानी कि 8 दशकों का काफी लंबा समय तक इंतजार किया था। उसके बाद ही भारत में प्रशासनिक सेवाओं का और न्यायिक व्यवस्थाओं को लागू करने का प्रयत्न किया था। इस दौरान कई कदम उठाए गए थे और कई अधिनियम भी बनाए गए थे। इन्हें ब्रिटिश प्रशासकों और चिंतकों ने काफी समझ बूझ के बाद बनाया था। इनमें से कई प्रावधान और नीतियां अभी तक लागू हैं, यानी कि वर्तमान भारत में अभी भी ये कानून लागू है। यह शून्य में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन में हुए बौद्धिक आंदोलन का हाथ था। इसमें भारत के ब्रिटिश शासन ब्रिटिश शासन पर विशेष ध्यान दिया गया था। अंग्रेजों ने भारत शुरुआत में जिस विकास की नीति की शुरुआत की थी, उस पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। कार्नवालिस के द्वारा भारत के विकास के लिए ब्रिटेन में लागू भू व्यवस्था को ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आरोपित करना इसी तथ्य को प्रमाणित करता है। कॉर्नवालिस ने ब्रिटेन में स्थापित कुलीन तंत्र की खोज भारत में की और जमींदारों को इसका पर्याय मान लिया। इन जमींदारों को एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करना पड़ता था, यानी कि वो अंग्रेजों की एक कठपुतली के तौर पर कार्य किया करते थे। इनके नेतृत्व में व्यापार और उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता था। इसके साथ साथ ब्रिटेन में लागू कानून और प्रशासन व्यवस्था यहाँ थोपी गई थी। इसके अनुसार भूमिपति कुलीन तंत्र के नेतृत्व में भारत का विकास संभव था और इसके लिए प्रशासन के राजस्व और न्यायिक कार्यों को अलग अलग खाकों में बांटा गया था। उपयोगितावादी विचारधारा और दृष्टिकोण के विकसित होने के पूर्व कॉर्नवालिस ने अपनी नीतियां निर्धारित की। मैकाले उदारवादी था। उसके विचार धर्म विचार संबंधी प्रथाओं और 1830 और 1840 में पनप रहे व्यवहारवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे। अतः उसने कानून निर्माण के लिए उत्साह के स्वीकार किया। हालांकि संस्थानीकरण के इस पक्ष को वह स्वीकार करता था, परंतु वह इस बात में विश्वास नहीं रखता था कि इससे भारत का सुधार संभव था। कॉर्नवालिस और मैकाले के बीच की एक बौद्धिक धारा उपयोगितावादी थी। जेम्स मिल, जेरम बेंथम और डेविड रिकार्डो और जॉन स्टुअर्ट मिल इसके प्रमुख व्याख्यातकर्ता हैं। इन्होंने भारतीय मामलों में गहरी रुचि दिखाई है और भारत में लागू की गई प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्थाओं पर इसका विशेष प्रभाव देखा है। उपयोगितावादियों ने भारत पर नियंत्रण स्थापित करने और शासन करने के तरीके सुझाए हैं। उनके विचार धीरे धीरे ब्रिटेन में स्वीकृत होते गए, क्योंकि ये व्यापारियों, उत्पादकों और मिशनरियों के हितों के पोषक थे। उनके विचार क्या थे और भारत की समस्याओं का क्या समाधान उनके पास था, इस पर चर्चा करते हैं। इनमें मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है, उनके अनुसार भारतीय समाज में बुद्धिवाद और व्यक्तिवाद जैसे मूल्य बिल्कुल भी नहीं थे, जो किसी भी आधुनिक समाज के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। सेकंड पॉइंट था, भारत जैसे परंपरागत और पदोन्मुख समाज को उपयुक्त कानून बनाकर ही सुधारा जा सकता था। परंपरागत समाजों में प्रचलित दैनिक न्याय के स्थान पर मानवीय न्याय को लागू करना होगा। तात्पर्य है कि ब्रिटिश प्रशासन न्याय और एकरूपता की अपनी नीति का सहारा लेकर भारत को एक प्रगतिशील और जागरूक समाज में बदल सकता था। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें इस प्रकार मिल ने शिक्षा को
सुधार का अस्त्र मानने से इनकार कर दिया। उसने सरकारी संरचना के भारतीयकरण का भी विरोध किया था। उसके अनुसार भारतीय अपना आधुनिकीकरण करने में सक्षम नहीं है, अतः मिलने भारतीयों को प्रशासन में हिस्सेदारी देने की अवधारणा को नामंजूर कर दिया। उपयोगितावादियों ने एक ऐसी सरकार की स्थापना की सलाह दी जिसके कर्ता धर्ता अंग्रेज हो। इस प्रकार से हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के बाद जैसे जैसे यूरोपीय समाज को भारत की जानकारी मिलने लगी, वैसे वैसे भारतीय समस्या और समाधान के मसले पर विचारकों, विद्वानों और प्रशासकों के बीच भी बहस होने लगी। अपने बने बनाए विचारों और समर्थकों भारत में उनकी रुचि और भारत की समस्या के समाधान के लिए बने बनाए फॉर्मूले, कराधान, टैक्सेशन के जो रूल्स थे, सरकार और न्यायिक प्रशासन के से संबंधित जो भी नियम थे, उनके कारण उनका स्वर प्रभावी ढंग से उभर कर सामने आया। 1819 में जेम्स बेल को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। इसके इससे उपयोगितावादियों के लिए भारत में अपनी नीतियों को लागू कराने में आसानी हो गई। उनके विचारों को समस्या और समस्या के समाधान के ढांचे में रखकर देखा जा सकता है। भारतीय समाज पिछड़ा पतनोन्मुख यानी कि पतन की ओर जाता हुआ अधोगामी और निरंकुश था। कुछ लोग ज्यादा लोगों का शोषण करते थे और व्यक्तिगत सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके कारण गरीबी थी। गरीबी के परिणाम स्वरूप अपराध का बोलबाला था, गुलामी थी और अंधविश्वास भारतीय जनता की विशेषता थी। इसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता था? अच्छी सरकार की स्थापना और उपयुक्त कानून, कड़े प्रशासन की व्यवस्था की जाए, इसी प्रकार समाज का विकास संभव हो सकता था। इसके व्यक्ति को निरंकुश तंत्र, रीति रिवाजों और सामूहिक सामूहिक स्वामित्व से मुक्ति मिल सके। इससे व्यक्तिगत पूंजी और श्रम को पूरा मौका मिलेगा और व्यक्तिगत अधिकार और स्वामित्व पर बल दिया जा सकेगा। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार को कानूनी तौर पर व्याख्यात किया गया और संरक्षित करना जरूरी समझा गया। संक्षेप में कहा जाए तो संक्षेप में कहा जाए तो उपयोगितावादी सोच विधि और शासन की वकालत करती थी। कानूनों को वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित कर उन्हें नियमबद्ध रूप में लिखकर प्रस्तुत करना था। इन कानूनों को लागू करने के लिए स्थानीय तौर पर न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए थे ताकि कानून एक साधारण आदमी तक भी पहुंच सके। इस प्रकार एक व्यक्तिगतवादी प्रतियोगिता पर आधारित समाज निर्मित हो सकता था। अंग्रेजों की स्वार्थ, इस वाले पॉइंट में हम कवर करेंगे अंग्रेजों के स्वार्थ क्या क्या थे। अब तक हमने पिछले पॉइंट में आया कि अंग्रेजों के कानूनी संबंधी विचार और समाज से अच्छे संबंध को समझ चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारत में स्थापित ब्रिटिश कानून और प्रशासन के पीछे छिपे ब्रिटिश स्वार्थों को भी नजरअंदाज कर देना भी गलत होगा। भारत में प्रशासन की एक रूपता अंग्रेजों के स्वार्थों के अनुकूल थी। अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अंग्रेजों ने नए नए कानून बनाए और प्रशासन व्यवस्थाएं लागू की। उनके हितों में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, उसी के अनुसार प्रशासनिक ढांचा भी बदलता गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे शासनकाल में अंग्रेजों के स्वार्थ एक जैसे नहीं रहे। ब्रिटिश शासन के विभिन्न चरणों में उनके परिवर्तन आता रहा। विभिन्न चरणों में भी ब्रिटेन स्थित सामाजिक समुदाय के स्वार्थों से भी प्रेरित हुए। अपने प्रथम अपने प्रथम चरण में 1813 तक भारत में अंग्रेजों के हित निम्नलिखित उद्देश्यों पर ही केंद्रित थे, जिसमें से निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो और अन्य यूरोपीय देशों को भारत से व्यापार करने से मना कर दिया जाए या उन कंपनियों को बाहर निकाल दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट था, उनका मुख्य उद्देश्य था कि कराधान जो टैक्स लगाया जाता है, कराधान के द्वारा वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण किया जाए। यानी कि जो टैक्स लगाया जाता था, भूमि कर था, उन वित्तीय स्रोतों पे, राजस्व स्रोतों पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाए। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति स्थापित करने के लिए संस्था और प्रशासनिक ढांचे को भी
को बिना बदले नहीं पूर्ति इन उद्देश्यों को नहीं प्राप्त किया जा सकता था। इसीलिए संस्था और प्रशासनिक ढांचे को बदला गया। इस समय ब्रिटिश शासक परंपरागत शासकों से बहुत भिन्न नहीं थे। उनका उद्देश्य कृषि उत्पादन का अधिशेष प्राप्त करना होता था। अतः इस समय एक रूप प्रशासनिक संरचना स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई, न ही पुरानी व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। न्यायिक व्यवस्था और प्रशासन में किसी प्रकार का आधारभूत परिवर्तन नहीं किया गया था। प्रशासन के क्षेत्र में केवल राजस्व वसूली से संबंधित परिवर्तन किए गए थे, यानी कि केवल जिससे धन की प्राप्ति हो सकती है, उसी में ही केवल संस्थाओं में और प्रशासनिक कार्यों में ही फेरबदल किया गया था, ताकि आसानी से राजस्व की वसूली की जा सके। इस चरण में भारत के लिए आधुनिक न्यायिक व्यवस्था या एक रूप प्रशासनिक संरचना की आवश्यकता नहीं समझी गई, क्योंकि अभी यह ब्रिटिश हितों के लिए आवश्यक नहीं था। 1813 के बाद इस परिदृश्य में परिवर्तन आया। आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। व्यापारिक नियमों का स्थान औद्योगिक कंपनियों ने ले लिया था। भारतीय व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार धीरे धीरे खत्म हो रहा था। भारत को एक व्यापार के रूप में विकसित करना चाहते थे। अंग्रेज जो थे वो भारत को एक व्यापार के रूप में विकसित करना चाहते थे, और यहाँ से जो कच्चे माल था जैसे जूट, कपास और आदि अफीम आदि उपलब्ध कराना चाहते थे, और वे अपने यहाँ से भारत से अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल को लेके जाना चाहते थे। इसके लिए यह जरूरी हो गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के अंदर प्रवेश किया जाए। ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। अब भारत के से एक नई भूमिका अदा करने की अपेक्षा की परंपरागत प्रशासनिक संस्थाओं के रहते भारत पर यह भूमिका अदा नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार नई जरूरतों के अनुरूप उन्हें बदलना भी जरूरी हो गया था। इसके बाद भारतीय प्रशासन को बदला गया। इस पर हम अगले भाग में विचार करेंगे। आधुनिक व्यापार को बढ़ाने और बाजार अर्थव्यवस्था कायम करने के लिए मुक्त वाणिज्य संबंध कायम करने के लिए आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए नए कानून बनाए गए। इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।